Hello, friends. Welcome to the session on Let's Crack Gate and ESE. This is me, Marut Tiwari. You already know about me, probably. And if you don't, know it from today. आप जानते हो मेरे बारे में, बहुत अच्छी बात है. नहीं जानते, आज से जान लो. I've been topper of entire campus in IIT Kharagpur. IIT Kharagpur 2013 batch. I've been topper of entire campus, 9.63 CGPA. 7 साल और 200 से ज़्यादा बैचेस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस गेट और ईएसई में रखता हूँ मैं. मल्टीपल टाइम्स गेट क्रैक किया है मैंने और गेट इन 75 डेज बुक ऑथर की है मैंने सेंगेज लर्निंग पब्लिशर्स के साथ. ओके गाइज, सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऑन इंटरव्यू ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियर. एक मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू चल रहा है और इस इंटरव्यू को मैंने पिक्चराइज करने की कोशिश की है. इस इंटरव्यू को मैंने आपके सामने लाइव बनाने की कोशिश की है. वैसे मैं अकेला ही हूँ यहाँ, कोई एग्जामिनर नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है. मैं ही एग्जामिनर हूँ, मैं ही कैंडिडेट हूँ. बट आई हैव ट्राइड टू स्क्रिप्ट इट इन सच अ वे दैट इट गिव्स यू अ फील ऑफ रियल इंटरव्यू. वो आपको एक असली इंटरव्यू का फील दे सके. मैंने कोशिश की है इस तरह से स्क्रिप्ट करने की, बट पर्पस वो नहीं है. पर्पस ये है कि इसके थ्रू आप सीख पाओ, आप समझ पाओ कि किस तरह से इंटरव्यूज में आपको प्रोसीड करना है, क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी है और किन चीजों पर आपको काम करना है, किन चीजों पर आपको वर्कआउट करना है अगर आपको इंटरव्यूज में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स चाहिए. तो इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स इन इंटरव्यूज, देन कौन सी चीजों पर आपको काम करना होगा, क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी होंगी, विच मिस्टेक्स विल यू हैव टू अवॉइड एंड विच ब्लंडर्स यू विल नॉट हैव टू कमिट. तो आगे बढ़ते हैं सर इस पूरे इंटरव्यू को लेकर. फिलहाल ये जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, इंस्टॉल कर लो. हर लर्नर के फोन में और कुछ हो ना हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर होना चाहिए. अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर होना चाहिए. सर 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप के, और ये तो बहुत पुराना डेटा है जिसमें 3 लाख रिव्यूज़ दिख रहे हैं आपको. उस पर भी 4.5 प्लस की रेटिंग है. 3 लाख रिव्यूज़ पे, थिंक अबाउट इट. अभी वो 3.5 पहुंच चुका है. अगर आप गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट थिंग. नहीं मतलब ऐसा कुछ आप चाहो तो कंपेयर करके देख लो, जहाँ से चाहो वहाँ से कंपेयर करके देख लो. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से बेहतर और कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सर. क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आपको मैं बहुत सारे एडवांटेजेस बता सकता हूँ. अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस डेली आपको मिलती हैं, डेली इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ डाउट सेशंस. ऑफलाइन देख सकते हो आप बहुत सारी क्लासेस को. टेस्ट सीरीज के लिए अलग से कुछ पे नहीं करना है. 25,000 में बेटा, 25,000 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. उस पर भी आप अगर कोड यूज करोगे MTLIVE तो आपको 10% डिस्काउंट के बाद ये 22,500 में अवेलेबल होगा. दिस विल बी अवेलेबल टू यू एट जस्ट 22,500 फॉर 12 कंप्लीट मंथ्स. 12 महीने अभी से लेकर आपकी मर्जी, आप जितने टीचर्स से जितनी क्लासेस अटेंड करना चाहो आप अटेंड करते रह सकते हो. सर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. मैं पर्सनली अनअकैडमी पे सिखाऊंगा आपको मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मशीन डिजाइन और फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड इंक्लूडिंग द मैथ्स. जैसे अभी टॉम का कोर्स चल रहा है, मेरा टॉम का कोर्स चल रहा है और बहुत जल्दी मैं वाइब्रेशन से स्टार्ट करने वाला हूं पैरेलल में. तो अप्रैल फर्स्ट वीक से टॉम के साथ साथ वाइब्रेशंस भी पैरेलल में चलता रहेगा. देर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर आपको तैयारी करनी है और अनमैचेबल वे में करनी है, एक ऐसे तरीके से आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है जैसा आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, you're welcome. आ जाओ सर, ज्वाइन करो. 22,500 is actually nothing in comparison of your
इंजीनियरिंग में जितना आपने खर्च किया है और जो आप बाहर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में खर्च करोगे अदरवाइज, उसकी कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, 2 साल का सब्सक्रिप्शन तो और भी रीजनेबल है, 30,000 में अवेलेबल है। वंस अगेन कोड यूज करोगे MTLIVE, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये 10% डिस्काउंट के साथ 27,000 में अवेलेबल हो जाएगा। 27,000 डिवाइडेड बाई 24 roughly comes around 11,000 rupees. I mean 1,100 rupees, I'm sorry. 1,100 rupees a month. एक महीने 1,100 rupees में सर 6th क्लास का ट्यूशन भी नहीं मिलता। 1 month 1,100 rupees में 6th क्लास का ट्यूशन भी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप MTLIVE यूज करोगे तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे। मैं आपको नोट्स, प्रैक्टिस शीट, क्वालिटी प्रॉब्लम्स, क्विजेस एवरी मंडे माय डियर फ्रेंड्स आई कंडक्ट अ क्विज। एवरी मंडे आई कंडक्ट अ क्विज। हर मंडे मैं ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक, ट्यूसडे से लेकर संडे तक जो भी पढ़ाता हूं उसका एक क्विज कंडक्ट करता हूं मंडे को। मतलब आपको ना एक प्रॉपर जो गाइडेंस होती है, एक प्रॉपर जो मेंटरशिप होती है कि हाँ एक इंसान के अंडर में रह के आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, आपको कदम कदम पर एक गाइडेंस मिलती रहेगी, स्ट्रैटेजी पता चलती रहेगी कि अच्छा इस तरह से प्रोसीड करना है, तब कहीं जाकर मैं डबल डिजिट रैंक में आ पाऊंगा। वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। 22,500 1 year सब्सक्रिप्शन एंड 27,000 2 year सब्सक्रिप्शन। तो ये पूरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनो आप और प्रॉमिस करो खुद को कि आने वाले 1 साल में कहीं ना कहीं खुद को आप सेटल कर रहे होगे। अगर आप में है वो डिटर्मिनेशन, यू आर वेलकम। इफ यू हैव दैट डिटर्मिनेशन, यू आर वेलकम। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स नाउ स्टार्ट द सेशन। इंटरव्यू ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियर। इन मैकेनिकल इंजीनियर साहब को मैंने नाम दिया है मिस्टर मैकी। इन मैकेनिकल इंजीनियर साहब को मैंने नाम दिया है मिस्टर मैकी। Please enjoy the process as the interview is now going to start. Mr. Mackey enters into the room. As Mr. Mackey enters into the room, he sees the panel, and once he sees the panel, he wishes to everybody, good morning sir, good morning sir, good morning ma'am, good morning sir, starting from the head of the panel. Head of the panel आपको अलग से visible हो जाएगा इंटरव्यू में हमेशा। He must be sitting in the center. जो पैनल का हेड होगा वो सेंटर में होगा, तो उससे स्टार्ट करते हुए आप सबको विश करोगे और जाके सीधे सीधे बैठ नहीं जाओगे। यू विल आस्क फॉर द परमिशन। यू विल आस्क फॉर द परमिशन कि मे आई सिट सर और समथिंग लाइक दैट। तो आप परमिशन लोगे कि मैं बैठ सकता हूं क्या, वो वैसे खुद ही बोल देंगे कि प्लीज हैव अ सीट। सो इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। मैं इंट्रोडक्शन और इन सब पे नहीं आता हूं, वो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं। इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। एग्जामिनर ने सबसे पहला सवाल पूछा दैट मिस्टर मैकी, व्हाट इज स्टिफनेस? व्हाट डू यू थिंक इज स्टिफनेस? स्टिफनेस क्या होता है? कैंडिडेट जो कि है मिस्टर मैकी, वो रिप्लाई करते हैं स्टिफनेस रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। स्टिफनेस रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को कितना रेजिस्ट कर सकता है कोई मटेरियल, स्टिफनेस इस बात को रिप्रेजेंट करता है। एग्जामिनर आगे बढ़ता है और बोलता है वेरी गुड, व्हाट इज रिजिडिटी देन? चलो बहुत अच्छा है, आप जानते हो स्टिफनेस क्या होता है। अगर ऐसी बात है तो आप बता दो रिजिडिटी क्या होता है। कैंडिडेट आंसर करता है सर रिजिडिटी आल्सो रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, सो रिजिडिटी आल्सो रिप्रेजेंट्स, जो स्टिफनेस रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टिफनेस वाज रिप्रेजेंटिंग द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, rigidity is also representing the resistance to deformation. The resistance to deformation, to which one of the examiner responds, so are they same things?
आप कह रहे हो वो भी रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन है, ये भी रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन है, दोनों का मतलब है कि मटेरियल डिफॉर्मेशंस को कितना रेजिस्ट कर सकता है, तो क्या दोनों सेम है क्या? नो सर, दे हैव अ माइन्यूट डिफरेंस। नहीं सर, मुझे लगता है कि दोनों में कुछ डिफरेंस तो है। ओके, एग्जामिनर सेज कैन यू इलैबोरेट प्लीज, क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? स्टिफनेस में और रिजिडिटी में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? आप इलैबोरेट कर सकते हो क्या? कैंडिडेट सेज सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया फर्दर, क्योंकि स्टिफनेस और रिजिडिटी दोनों को आपने अगर थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है सिर्फ, तो आप यही पढ़ोगे कि दोनों का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। इससे ज़्यादा आप और कुछ खास ऐसा कुछ सीखते नहीं हो। तो एग्जामिनर ने जैसे ही पूछा कि क्या आप फर्दर इलैबोरेट कर सकते हो क्या, कैंडिडेट ने बोला नहीं सर, मुझे फर्दर कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया फर्दर। एग्जामिनर सेज ओके, लेट अस हेल्प यू, हम आपकी मदद करते हैं। यू नो हाउ टॉर्सनल स्टिफनेस इज रिटन राइट? टॉर्सनल स्टिफनेस कैसे लिखा जाता है तुम्हें पता है ना? कैंडिडेट सेज यस, थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग मी। देखो, थैंक यू सर इज अ वेरी की थिंग हेयर, because examiner said let us help you, so you just don't have to take that help, you know, आपको एहसान फरामोश नहीं होना है, you'll have to express your courtesy for that। आपको एक्सप्रेस करना होगा कि हाँ भाई आप मेरी हेल्प कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सर, इट इज GJ by L, so torsional stiffness is nothing but GJ by L। And how do you write torsional rigidity? टॉर्सनल रिजिडिटी कैसे लिखते हो? अब भी कैंडिडेट को क्लिक किया कि हाँ अब मुझे पता है टॉर्सनल रिजिडिटी GJ होता है। नाउ आई नो दैट टॉर्सनल रिजिडिटी इज GJ। सो नाउ एग्जामिनर आस्क्स फर्दर, और एक्चुअल इंटरव्यूज ऐसे ही होंगे सर, एक ही चीज को तोड़ मरोड़ के 10 तरह से पूछा जाएगा आपसे। एग्जामिनर ने स्टार्ट किया था एक छोटी सी बात से कि स्टिफनेस क्या होता है, फिर स्टिफनेस से बात रिजिडिटी पर पहुंची। क्योंकि आपने रिस्पॉन्ड किया कि दोनों का मतलब है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, आप खुद के आंसर्स में ही ट्रैप हो गए कि अरे दोनों का मतलब है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, तो दोनों सेम है क्या? फिर आपने बोला कि नहीं, मुझे आगे नहीं पता कि कैसे वो डिफरेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि वो डिफरेंट है। तो एग्जामिनर ने आपकी हेल्प की कि टॉर्सनल स्टिफनेस कैसे लिखते हो GJ by L, टॉर्सनल रिजिडिटी कैसे लिखते हो GJ। नाउ एग्जामिनर इज आस्किंग, सो यू कैन यू नाउ थिंक व्हाट शुड बी द डिफरेंस? कैन यू नाउ थिंक व्हाट शुड बी द डिफरेंस? लेट मी थिंक सर। आपने पेन पेपर उठाया और सोचना शुरू किया कि अच्छा हाँ, टॉर्सनल स्टिफनेस GJ by L है और टॉर्सनल रिजिडिटी GJ है, तो क्या हो सकता है पॉसिबल डिफरेंस स्टिफनेस में और रिजिडिटी में? आप अगर टॉर्सन इक्वेशन लिखोगे, इफ यू राइट द टॉर्सन इक्वेशन, देन टॉर्सन इक्वेशन इज T by J is equal to G theta by L। My dear friends, from here you will get T by theta is equal to GJ by L, T by theta is equal to GJ by L। बट अगर आप L को भी इस तरफ ले लोगे, इफ यू टेक L here then you will get GJ only, if you take L here then you will get GJ only। तो क्या डिफरेंस है? दोनों ही सेम हैं, लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन, लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना लोड चाहिए होता है, स्टिफनेस भी वही रिप्रेजेंट करता है, रिजिडिटी भी वही रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस ओनली इज दिस मच दैट रिजिडिटी इज मेजर्ड ऑन यूनिट लेंथ, केवल इतना सा डिफरेंस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ द कैंडिडेट गेट्स अ क्लैरिटी। टेक योर टाइम लिया उसने, देखा टॉर्सन इक्वेशन को। नाउ कैंडिडेट सेज does some analysis, जो हम पहले ही कर चुके हैं,
एंड उसके बाद कैंडिडेट इस कंक्लूजन पे पहुंचता है, स्टिफनेस इज लोड रिक्वायर्ड to cause unit deformation, whereas rigidity is the load required to cause unit deformation on unit length. Unit deformation on unit length. This analysis I have already represented. That torsion equation से अगर आप देखोगे, torsion equation से अगर आप देखोगे, then you will get T by theta. T by theta is equal to Gj by L. This is stiffness. This is torsional stiffness, and you will get T by theta by L is equal to T by theta by L is equal to Gj. This is torsional rigidity. This is torsional rigidity. I hope just as Mr. Mackey का फंडा क्लियर हो गया है, आपका भी फंडा क्लियर हो गया होगा. That's great, Becky. Let's move on to the next question. दूसरा क्वेश्चन का राउंड यहां से शुरू होता है. Examiner is asking Mr. Mackey, what is an elastic material? Mr. Mackey, what is an elastic material? Elastic material क्या होता है? बहुत आसान. आप जनरली समझ नहीं पाते हो कि ये जाल बिछाया जा रहा है आपके लिए. आप जनरली समझ नहीं पाते हो. जब एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत होती है, आप बेटा मन में लड्डू फूटा, लेकिन वो फूट के ऐसा बिखरता है ना कि आप इकट्ठा नहीं कर पाते फिर. इसलिए बहुत आसान क्वेश्चंस हो तो आप प्रिपेयर्ड रहना मेंटली कि कुछ तो बड़ा आने वाला है. एन इलास्टिक मटीरियल, आपने रिस्पॉन्ड किया. मिस्टर मैकी इज रिस्पॉन्डिंग, एन इलास्टिक मटीरियल कैन रिकवर इट्स डिफॉर्मेशंस व्हेन द लोड इज कंप्लीटली रिमूव्ड. When the load is completely removed, an elastic material is going to recover its deformations completely. Very good. Can you represent this behavior on a stress strain diagram? Can you represent this behavior on a stress strain diagram? You are going to draw it. You are going to draw it that yes sir, I can represent it. I can represent it something like this. I can represent it something like this. लोडिंग करोगे, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बढ़ते रहेंगे. उसके बाद लोड हटाना शुरू करोगे, स्ट्रेस रिकवर हो जाएगा. लोड हटाना शुरू करोगे, स्ट्रेस रिकवर हो जाएगा, और धीरे 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 स्ट्रेन भी रिकवर हो जाएगा. तो ये पूरा वापस आ जाएगा. ओके, बहुत अच्छी बात है. आपने ड्रॉ कर दिया पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे, आपने दिखा दिया. एग्जामिनर इज आस्किंग, so you have drawn a linear characteristic. Are you sure that elastic material will have a linear characteristic? आपने एक linear characteristic draw किया है. आप sure हैं क्या कि elastic material में linear characteristic ही होगा? अब आपकी हालत खराब हुई. बट फिर भी, क्योंकि आपने यही देखा हुआ है कई बार, आपके notions आपके दिमाग में भरा गया है बहुत सारा garbage, इसलिए आपने आंसर किया यस सर आई एम श्योर. यस सर आई एम श्योर. सो एग्जामिनर सेज अगेन, आर यू श्योर? लाइक वंस अगेन, कैंडिडेट, यस सर आई एम श्योर. ओके, कैन यू रिप्रेजेंट द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ रबर? कैन यू रिप्रेजेंट द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ रबर? कैंडिडेट ने फिर से ड्रॉ कर दिया. कैंडिडेट ने फिर से ड्रा कर दिया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ रबर, समथिंग लाइक दिस. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ रबर, समथिंग लाइक दिस. हो सकता है आप ऐसे ना ड्रॉ करते, लेकिन आप समझो इस बात को कि यहां पर एक इंसान का इंटरव्यू चल रहा है और उसने जो कुछ किया वो मैंने रिप्रेजेंट किया है. सो यू हैव ड्रॉन अ लीनियर वन फॉर रबर. यू ड्रॉन अ लीनियर वन फॉर रबर. यू बिलीव दैट रबर ओबेज हुक्स लॉ. अरे बाप रे, आप तो इलास्टिक तक ही पढ़े थे, अभी तो बात हुक्स लॉ पे आ गई. अभी तो बात लीनियर का मतलब तो हुक्स लॉ होता है. लीनियर का मतलब तो हुक्स लॉ पर होता है. इस तरह से आप धीरे 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 जाल में फंसते जाते हो, और आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आपका शरीर पसीना छोड़ देता है. इस तरह से धीरे धीरे आप जाल में फंसते जाते हो,
and if your concepts are not very clear, not crystal clear, then you start sweating. So you believe that rubber obeys Hooke's law, huh? आपको याद आता है कि यार रबर तो हुक्स लॉ को नहीं ओबे करता है, रबर तो हुक्स लॉ को नहीं ओबे करता है, हुक्स लॉ को ओबे करते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, कंक्रीट. Rubber doesn't obey the Hooke's law. Maybe it obeys only within very certain limit. I mean, almost negligible deformation. तो रबर जो है वो हुक्स लॉ को नहीं ओबे करता है. रबर doesn't obey Hooke's law largely. इसलिए आपसे पूछा गया कि अच्छा आपने रबर के लिए लीनियर बनाया है क्या? इसका मतलब आप मानते हो कि रबर हुक्स लॉ को फॉलो करता है. आपको समझ आ गया कि आपसे गलती हुई. आपने बोला कि नहीं सर, इट विल बी नॉन लीनियर, इट विल बी नॉन लीनियर. अच्छा जी, नॉन लीनियर मतलब रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा कुछ होगा. रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज गोइंग टू बी नॉन लीनियर एंड समथिंग लाइक दिस. ये नॉन लीनियर है बट इलास्टिक है. ये नॉन लीनियर है बट इलास्टिक है. पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो. इलास्टिक मटेरियल का बिहेवियर रिप्रेजेंट करने को कहा गया था और आपने लीनियर रिप्रेजेंट किया था. रिकवर होगा लेकिन लीनियर होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है. एक इलास्टिक मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे भी कर सकता है और एक इलास्टिक मटेरियल हुक्स लॉ को नहीं भी ओबे कर सकता है. An elastic material can obey Hooke's law. An elastic material can sometimes, materials like rubber, they are elastic up to certain limit. Up to certain limit, they are elastic, yet they don't obey Hooke's law. Yet they don't obey Hooke's law. No sir, sorry, it will be non-linear. But rubber is mostly elastic. No? Thanks sir. Now I know that elastic materials could be linear as well as non-linear. अभी मुझे क्लियर हो चुका है कि इलास्टिक मटेरियल्स लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं. बहुत अच्छी बात है मिस्टर मैकी, आपको क्लियर हो चुका है. तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. एग्जामिनर ने पूछा, मैकी यू नो अबाउट आयलर्स इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स? नो. वो सबसे शुरुआत करेंगे एक छोटा सा फार्मूला पूछ के, छोटा सा definition पूछ के. They will ask you a simple definition, simple formula, simple equation, simple diagram. There they are going to start. Because ऐसे क्यों करते हैं वो? एकदम बेसिक से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि वो चेक करते हैं कि आप वहां तक जाने लायक भी हो या नहीं. आप वहां तक, इस लेवल तक जाने लायक भी हो या नहीं. तो पहले वो चेक करते हैं कि आपका ग्राउंड फ्लोर कैसा है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर पर जाने की कोशिश करेंगे. सो यू नो अबाउट आयलर्स इक्वेशन. आप बोल दोगे नो, वो टॉपिक चेंज कर देंगे तुरंत. आपने यस बोला अगर, तो आई मीन इट्स डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट. निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते. आपको अगर आयलर्स इक्वेशन पता है तो आपको बोलना पड़ेगा यस, और आप बोलोगे यस तो आप फंसोगे फर्दर. दैट्स हाउ द मोस्ट PSU इंटरव्यूज आर. दैट्स हाउ द मोस्ट MTech इंटरव्यूज आर. यस सर, आई नो. ओके, कैन यू राइट? Can you write it? So मैकी साहब ने इक्वेशन लिख दी. इक्वेशन क्या लिखी? मैकी साहब ने इक्वेशन लिख दी, रो बी माइनस डेल ऑफ पी इज इक्वल टू रो ए, where a is the acceleration of the fluid, rho is the density and del p is the pressure का gradient. अभी आप अगर बहुत एडवांस लेवल पर नहीं हो या आपने फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से नहीं सीखा है, तो आप ये समझ लो कि डेल पी का मतलब है ये चेंज इन प्रेशर. आप ये समझ लो कि डेल पी का मतलब है चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डायमेंशन. सो डेल पी is change in pressure and B is what? B is the body force like our weight. B is the force that is acting at every molecule. At every molecule. All right. प्रेशर फोर्स सरफेस पे लगेगा, ये ध्यान रखना. अगर एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो प्रेशर फोर्स सरफेस पे लगेगा, पूरा अंदर का प्रेशर फोर्स नहीं काउंट करोगे. लेकिन ग्रेविटी फोर्स सब जगह का काउंट करोगे. तो बी इसमें है ग्रेविटी फोर्स, बी इसमें है
ग्रेविटी फोर्स। आयलर्स इक्वेशन आपको पता थी, आपने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया। आयलर्स इक्वेशन इज समथिंग जो आपको पता थी, आपने तुरंत ही 1 पॉइंट स्कोर कर लिया। एग्जामिनर is impressed, and once he is impressed he is going to evaluate you more. Rho g minus del p is equal to rho a आपने लिख दिया। Examiner comes up with another question, for what kind of flow is this equation valid? ये equation किस तरह के flow के लिए valid है मैकी साहब? Mackey says, sir, inviscid flow. Everybody knows basically that Euler's equation is valid for inviscid flow. Euler's equation inviscid flow के लिए valid है। लगभग जितने लोगों ने fluid mechanics पढ़ी होती है जानते हैं। But the real question starts now. What about incompressible flow? Is it valid for compressible too? Euler's equation आपने बोला inviscid के लिए valid है, बहुत अच्छी बात है। ये incompressible और compressible दोनों के लिए वैलिड है या सिर्फ incompressible के लिए? Is it valid for both or is it valid for only incompressible? वैसे आप डाउट में हो, लेकिन आप बोलते हो सर I think it is valid for incompressible only. I think it is valid for incompressible only. आप भी सोचते रहना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सोचते रहना कि आप क्या आंसर करते। अब ये तो कहीं भी जा सकता है, ये मोड़ तो किधर भी जा सकता है। हो सकता है कि वो एक्चुअली इनकॉम्प्रेसिबल के लिए ही वैलिड हो सकता है कि इनकॉम्प्रेसिबल और कॉम्प्रेसिबल दोनों के लिए वैलिड हो। ओके, एग्जामिनर पूछता है आर यू श्योर? आप कंफ्यूज्ड हो, आप कहते हो कि सर मुझे बर्नौलीज इक्वेशन का तो पता है, वो इनकॉम्प्रेसिबल के लिए ही वैलिड होता है, बट Euler's equation ऐसा कह के आप रुक जाते हो। You take a pause after this. But Euler's equation, you're confused. Examiner says that okay, let us help you a little bit. Maki, here is a fact. Bernoulli's, ये help के नाम पर आपको confuse करने की कोशिश की जा रही है, ध्यान रखना। ये help के नाम पर आपको धोखा दिया जा रहा है। In the name of help, sometimes they will try to trap you further. आपको help की गई ये बता के, here is a fact that Bernoulli's equation is obtained by integrating Euler's equation along a streamline. Euler's equation को एक streamline के along integrate करके, Euler's equation को एक streamline के along integrate करते हैं तो हमें Bernoulli's equation मिलता है। Can you now think? And you must be like, what the hell? What the hell? तो आप बोलते हो yes sir, अब तो दिमाग की बत्ती जल गई। क्यों जल गई? क्योंकि Bernoulli's equation से ही Euler's equation बना है। Euler's equation से ही Bernoulli's equation बना है। Euler's equation ध्यान से समझियो, why? Because ये डिस्कशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ये जो Euler's इक्वेशन है, इसी से बर्नौलीज इक्वेशन बनता है। ये Euler's इक्वेशन है, यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज Euler's इक्वेशन, दिस इज Euler's इक्वेशन, एंड बिलीव मी गाइस, इसी से बर्नौलीज इक्वेशन बना हुआ है। और यही एग्जामिनर ने आपको बताया। यहां पर एग्जामिनर ने आपको बताया बर्नौलीज इक्वेशन Euler's इक्वेशन को ही इंटीग्रेट करके मिलता है। अब आप सोचो जरा, तो अब आपको क्या लगा? मैंने बोला था ना कि ट्रैप किया गया है आपको, बट आपने ये देखा। यस सर, नाउ आई एम क्लियर। Bernoulli's इक्वेशन along streamline is valid for incompressible and inviscid flow. कुछ लोग irrotational कहने लगेंगे। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ मैंने Bernoulli's इक्वेशन along streamline लिखा है। along streamline Bernoulli's इक्वेशन वैलिड होता है रोटेशनल इरोटेशनल दोनों के लिए। So Bernoulli's equation along streamline is valid for incompressible and inviscid. Incompressible and inviscid, and क्योंकि Bernoulli's equation जो है वो Euler's equation से ही बना हुआ है, इसलिए Euler's equation भी
इनविसिड और इनकॉम्प्रेसिबल के लिए वैलिड होना चाहिए। आइलर्स इक्वेशन पे भी ये कंडीशन होनी चाहिए, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, बर्नौलीज इक्वेशन इज वैलिड, बर्नौलीज इक्वेशन इज वैलिड फॉर incompressible and inviscid flow. I'm sorry, incompressible and inviscid flow. My dear friends, आप कहते हो कि फर्दर बर्नौलीज इक्वेशन, सर ने ही आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि आइलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करके बर्नौलीज इक्वेशन मिलता है। इस बात को मैं ज़रा इधर लिख देता हूँ सो दैट आप मोटा मोटा समझ सको क्या चल रहा है। आइलर्स आपको इंटीग्रेट करोगे तो बर्नौली साहब मिलेंगे, दोनों लोग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स दैट हैव एवर बीन ऑन अर्थ। आइलर्स आपका कंट्रीब्यूशन तो सर क्या ही बताऊं मैं। इंजीनियरिंग, साइंस मस्ट बी थैंकफुल टू न्यूटन, बट इंजीनियरिंग मस्ट बी थैंकफुल टू आइलर सर। फ्लूइड मैकेनिक्स, टर्बो मशीनरी, बकलिंग ऑफ कॉलम्स, partial differential equations and involute gear profile, involute tooth profile, कोई सीखे इनसे, सीखे। आइलर्स आपको इंटीग्रेट करते हो तो बर्नौलीज इक्वेशन मिलता है। तो मिस्टर मैकी ने कंक्लूड किया कि क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन इनविसिड और इनकॉम्प्रेसिबल के लिए वैलिड होता है, तो आइलर्स इक्वेशन भी इनकॉम्प्रेसिबल और इनविसिड के लिए वैलिड होना चाहिए। अब आता है ट्विस्ट कहानी में, अब आता है ट्विस्ट कहानी में। एग्जामिनर बोलता है कि लेकिन हम तो आइलर्स इक्वेशन को इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए भी इंटीग्रेट कर सकते थे, बस हम डेंसिटी को बाहर नहीं ले सकते, दैट्स इट। बस हम ये जो डेंसिटी है ना आइलर्स इक्वेशन में, ये जो आइलर्स इक्वेशन में डेंसिटी है, इसको बाहर नहीं रख सकते, दैट्स इट। इसको बाहर नहीं रख सकते। तो यही एग्जामिनर कह रहा है कि एग्जामिनर इज सेइंग दिस ओनली, आई एम वेरी सॉरी। अरे क्या ही हो रहा है, आगे के सीन कैसे पहले आ गए भाई। हाँ, एग्जामिनर इज सेइंग दिस ओनली कि हम तो आइलर्स इक्वेशन को इनकॉम्प्रेसिबल के लिए या कॉम्प्रेसिबल के लिए किसी के लिए भी इंटीग्रेट कर सकते थे। ओनली थिंग दैट विल हैपन इज दैट रो विल नॉट कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन। ये थोड़ा यहां पर कॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो एग्जामिनर कहता है कि मैंने कॉम्प्रेसिबल के लिए इंटीग्रेट किया होता उसे, तो रो बाहर नहीं आता, दैट्स इट। इसका मतलब आइलर जो है उसमें इनकॉम्प्रेसिबल कॉम्प्रेसिबल होना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उसको इंटीग्रेट करते समय आप रो को बाहर ले सकते हो या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको बर्नौली मिलेगा या नहीं मिलेगा। सॉरी सर, आई थिंक आई मेड अ ब्लंडर हेयर सर, आई वांट टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। ये एक बहुत इंप्रेस करने का एक बहुत प्यारा तरीका होता है। जब भी आप कभी इंटरव्यूज में अपीयर कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स, मेक श्योर दैट यू रिक्वेस्ट फॉर देम टू गाइड यू फर्दर। ना जानना बुरी बात नहीं है, लेकिन सीखने की ललक ना होना बुरी बात है। बहुत सारी नॉलेज ना होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट if you don't have that enthusiasm for learning, then that's certainly a bad thing. Sir, I want to get more clarity on this. Okay, you'll be granted. Okay, do you know the differential equation of fluid statics? अब आपको लगेगा कि यार मैं तो क्लैरिटी मांग रहा था उससे और उसने अगला सवाल पूछ लिया। Do you know the differential equation of fluid statics? Yes sir, writes the equation. तो आपने इक्वेशन लिख दी, बहुत आसान है। फ्लूइड स्टैटिक्स की इक्वेशन तो बहुत ही आसान है, नहीं, फ्लूइड स्टैटिक्स की इक्वेशन बहुत आसान है। आपने इक्वेशन लिख दी P इज इक्वल टू रो जी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। P इज इक्वल टू रो जी वाई प्लस कॉन्स्टेंट है। यही होता है ना कि प्रेशर जो है वो हाइट के साथ बढ़ता रहता है। Y is being measured positive downward. Y is being measured positive downward. We said differential equation. Oh, ये नहीं है।
अगर y को पॉजिटिव मेजर करते तो मुझे माइनस लिखना चाहिए था। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप p को प्लस भी लिखे रहोगे तो चलेगा, लेकिन ठीक है माइनस कर देता हूं। तब आपको समझ में आया, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया था। अब देखो क्वेश्चन और आंसर मैंने समझा दिया और आप कन्विंस्ड हो गए थे, लेकिन अब आपने भी नोटिस किया अरे डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया था। वी सेड डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी सर, राइट्स द इक्वेशन अगेन। तो मिस्टर मैकी ने फिर से इक्वेशन लिख दी, dp by dy is equal to minus rho g. dp by dy is equal to minus rho g. Yes, now it is perfect. Now you wrote two equations. You tell us which one is valid for incompressible fluid, and are they both valid for incompressible only? अब आप सोचो जरा इस बार फिर से, Thanks sir for asking this. Now I have got the clarity. Can you explain clearly now? Can you explain clearly now? अब आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मिस्टर मैकी को पूरी कहानी समझ में आ गई कि ये चल क्या रहा था। एक डिफरेंशियल फ्लूइड पार्टिकल के लिए स्टैटिक कंडीशन में लिखा जा सकता है dp by dy is equal to minus rho g। इसको इंटीग्रेट करते हो रो को बाहर रखते हुए, इसको इंटीग्रेट करते हो। once you integrate this, keeping rho out of integration, integrate with rho is equal to constant, तो आपको ये मिलता है। तो इंटीग्रेट आप करते हो तो रो का अजम्पशन लेते हो कि रो को बाहर रखना है, लेकिन ये तो जनरल इक्वेशन है ना, ये तो किसी भी पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होगी। ये पूरे फ्लूइड मास के लिए है। आपने इंटीग्रल फॉर्म में ला दिया तो ये पूरे फ्लूइड मास के लिए है। आपको अब ये कंडीशन बतानी होगी, आपको जानना होगा कि रो वेरी कर रहा है या नहीं वेरी कर रहा है। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, मैकेनिक्स इज मैजिकल whether it is solid mechanics or it is fluid mechanics or it is any mechanics of rigid bodies or mechanics of mechanisms, engineering mechanics of solids, theory of machines, machine design और fluid mechanics, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो मैकेनिक्स में गुथे हुए हैं और मैकेनिक्स अल्टीमेट है न्यूटन से लेकर आज तक। ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जो लोगों को अमेज करता रहा है। Be amazed to look at the same thing in dynamic conditions. My dear friends, डायनामिक कंडीशंस में इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सेलरेशन आ जाता है, दैट्स इट। अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आइलर्स इक्वेशन लिखी थी, रो जी माइनस डेल पी इज इक्वल टू रो ए। सिर्फ एक्सेलरेशन को हटा दो तो आपको मिल जाएगा dp by dy इज इक्वल टू रो जी। प्लस माइनस पे उतना ध्यान मत देना, है ना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। ये सबके लिए वैलिड है, ये एक पार्टिकल के लिए है। दिस इज अ डिफरेंशियल फॉर्म एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी इनविसिड फ्लूइड फ्लो। किसी भी तरह के इनविसिड फ्लूइड फ्लो के लिए वैलिड है। इनविसिड ही क्यों? क्योंकि अगर इनविसिड नहीं होता तो फिर ग्रेविटी फोर्स के साथ साथ आपको विस्कस फोर्स भी कंसिडर करने होते। ग्रेविटी फोर्स के साथ साथ आपको विस्कस फोर्स भी कंसिडर करने होते। उसे कहते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। दैट्स नोन बाय द नेम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। इसको आप इंटीग्रेट करोगे अगर रो को कांस्टेंट मानते हुए स्ट्रीमलाइन के अलोंग, इसको आप इंटीग्रेट करोगे अगर रो को कांस्टेंट मानते हुए अलोंग स्ट्रीमलाइन, तो मिलता है बेटा क्या? तो मिलता है
ये है आइलर्स इक्वेशन, ये है आइलर्स इक्वेशन। इसको इंटीग्रेट करोगे, स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली जाके मिलता है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करते समय आइलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, बट आइलर्स इक्वेशन इज वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल एज वेल एज कंप्रेसिबल। बर्नौलीज इक्वेशन में जब इंटीग्रेशन हम करते हैं इसका, तो रो को कांस्टेंट मानते हैं फर्दर। तो ये है क्लियर पिक्चर कि किस तरह से स्टैटिक्स में और डायनेमिक्स में, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में, दोनों में एक जैसी पिक्चर चलती है। अगले संडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट संडे आई एम स्टार्टिंग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऑन प्लस। नेक्स्ट संडे आई एम स्टार्टिंग, कमिंग संडे से, कमिंग संडे विल बी, आज है, एक बार मैं कैलेंडर देख लूं जरा, वेट फॉर अ मोमेंट पीपल। 29 है आज, अगले संडे 5 अप्रैल होगा। 5 अप्रैल से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हर संडे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हर संडे इसी तरह के डिस्कशंस लेके आता रहूँगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज फ्रॉम 5th of April। From 5th of April, if you are on Plus, this is a great news for you. If you are not, join the Plus subscription। इस तरह के हर संडे पूरे साल हर संडे 2-2 घंटे के सेशंस इस तरह से चलते रहेंगे प्लस पर, जहां मैं इस तरह के इंटरव्यू सेशंस, वेरियस मिसलेनियस सब्जेक्ट्स, देखो आज मैंने सोम से लिए 2 क्वेश्चंस, और सोम से लिया एक क्वेश्चन मटेरियल साइंस से लिया, और एक क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से लिया। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे प्लस पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी तो हर संडे, एवरी सैटरडे एंड संडे दिस सीरीज विल रन, दिस सीरीज विल कंटिन्यू फॉर मिसलेनियस सब्जेक्ट्स, सो दैट आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग इंप्रूव हो सके, इनहेंस हो सके। I just hope that you enjoyed this. Thank you, Mr. Mackey. We will let you know about further process. Wish you all the best. Thank you बोलो और पहली फुर्सत में निकल लो। I'm just kidding, guys. I'm saying it again. Those who are not on Plus, those who have not subscribed yet, you are missing something big. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ तो बड़ा आप मिस कर रहे हो। आ जाओ, फायदे में रहोगे। इट इज वर्थ इट। 25,000 में अवेलेबल है सब कुछ, पूरी क्लासेस 25,000 में। 1 साल तक जितना चाहो उतना पढ़ो, जितना चाहो बेटा उतना पढ़ो। MTLIVE ये कोड यूज करना है, 10% डिस्काउंट आपके हाथ में होगा। 22,500 में यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन बिकम एन एक्चुअल इंजीनियर। एग्जाम तो बात की बात है, ये 22,500 आपको इंजीनियर बनाने के लिए है। इन अ ट्रू सेंस यू विल बिकम एन इंजीनियर, अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो फॉर बिकमिंग अ ट्रू मैकेनिकल इंजीनियर, दिस इज नेग्लिजिबल अमाउंट। 2 साल का सब्सक्रिप्शन और भी रीजनेबल प्राइसेस पर अवेलेबल है। 30,000 पे MTLIVE कोड यूज करोगे एंड आपको ये 10% एडिशनल डिस्काउंट पे अवेलेबल होगा एट जस्ट 27,000 पे ये अवेलेबल होगा सर। आई एम सेइंग इट अगेन, एग्जाम्स
तो अपने आप क्रैक होंगे सर, चाहे वो गेट हो, इसरो हो, बार्क हो, पीएसयूज हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन ये आपको आपकी इंजीनियरिंग को जो अधूरी रह गई है, उस इंजीनियरिंग को पूरा करने का समय है। अनअकैडमी पर आओ मेरी पर्सनल गाइडेंस में, एंड यू आर गोइंग टू हैव एन अनमैचेबल एक्सपीरियंस। एमटी लाइव कोड यूज करोगे, देन यू कैन गेट नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, डाउट सेशंस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रैटेजी। किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो